नमस्कार, कृषि समाचार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनामिका सिंह। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। पटना के गांधी मैदान में होगा पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े कृषि यांत्रिकरण मेले का आयोजन। बदलते मौसम में दुधारू पशुओं के रखरखाव पर दें विशेष ध्यान। और छोटे जोत वाले किसानों के लिए पावर टिलर है काफी उपयोगी कृषि यंत्र। बिहार सरकार द्वारा पटना के गांधी मैदान में पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े कृषि यांत्रिकरण मेले का आयोजन किया जा रहा है। 4 दिवसीय इस मेले का आरंभ 18 फरवरी से होगा। इस साल किसान भाइयों के लिए मेले में कई नए यंत्रों को लाया जाएगा, जिसकी जानकारी लेकर किसान भाई खेती और भी आसानी से कर पाएंगे। इसमें सभी किसान भाई से अनुरोध है कि वो इस मेले में आकर के उन यंत्रों को देखें जो अभी तक वो नहीं देख पाए हैं, क्योंकि इसमें देश की लगभग सभी प्रतिष्ठित कंपनियां और कुछ विदेशों की भी कंपनियां आती हैं और उस नए जो प्रोडक्ट, नए जो यंत्र विकसित हुए हैं आज की तिथि में, वो उनको ला करके यहाँ प्रदर्शन करते हैं। बदलते मौसम में दुधारू पशुओं के रखरखाव पर ध्यान देना काफ़ी आवश्यक है। ऐसे मौसम में पशु आसानी से बीमारी की चपेट में आ जाते हैं और ध्यान न देने पर बीमारी गंभीर रूप धारण कर लेती है। इस मौसम में दुधारू पशुओं में होने वाली बीमारी और उससे बचाव के बारे में बता रहे हैं बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय के सह प्राध्यापक सरोज कुमार रजक। इस तरह अचानक से मौसम परिवर्तन की वजह से पशु कई बार अनेक तरह के रोगों से आक्रांत हो जा रहे हैं और सामान्यतः एक बीमारी जिसे कि इफिमेरल फीवर अथवा अढ़ैया बुखार कहा जाता है, इस मौसम में पशु जो है अक्सर चपेट में आ जाते हैं। धनिया के पत्ते का प्रयोग खाने में कई प्रकार से किया जाता है। इसे लगाने में लागत भी कम आती है, इसलिए इसकी खेती से काफ़ी लाभ हो सकता है। कुछ ऐसा ही लाभ कमाने की उम्मीद कर रहे हैं पटना ज़िले के वीर ओरियारा के जितेंद्र पांडेय। इन्होंने 15,000 की लागत में धनिया की खेती की है और इन्हें 30,000 तक मुनाफे की उम्मीद है। जी, धनिया 2 बीघा में है। कितना लागत लगा आपका? 15,000 रुपया लागत लगा। क्या उम्मीद है इसमें आने की? उम्मीद है कि कम से कम 30,000 फायदा होने की। कौन सा खाद इसमें डाले हैं? DAP, फुटफेस और वत्थी और यूरिया की स्प्रे की। पावर टिलर छोटे जोत वाले किसानों के लिए काफ़ी उपयोगी माना जाता है। यह एक बहुपयोगी यंत्र है जिससे खेत की जुताई, बुआई और फसल ढुलाई तक का कार्य आसानी से किया जा सकता है। सिंचाई के लिए भी पावर टिलर काफ़ी उपयोगी है। इस यंत्र को किसान भाई भाड़े पर चलाकर अतिरिक्त आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट मिट्टी के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। इसमें काफ़ी पोषक तत्व होते हैं जिसे खेतों में डालने पर मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। वर्मी कंपोस्ट के इस्तेमाल से लागत राशि में भी काफ़ी कमी आती है और फसलों की उत्पादन क्षमता बढ़ती है। केचुआ खाद बनाने के लिए 2 मुख्य प्रकार के केचुए का प्रयोग होता है, जिसकी जानकारी दे रही हैं ICAR पटना की प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर शिवानी। वर्मी कंपोस्ट का नाम आपने सुना होगा, जिसको हम लोग केचुआ खाद के नाम से भी जानते हैं, और ये काफ़ी लाभदायक होता है यदि आप इसे अपने खेतों में डालें, क्योंकि इसमें न सिर्फ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश ही होता है, बल्कि इसके अलावा इसमें कैल्शियम, सल्फर, आयरन, बोरोन, जिंक इत्यादि बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और बहुत कम मात्रा में ही ये पोषक तत्व चाहिए पौधों को, पर ये उनकी बढ़वार के लिए बहुत ज़रूरी होता है। दर्शकों, आइए अब चलते हैं मंडी की ओर, जहां आप जानेंगे मंडी के भाव में आए उतार और चढ़ाव के बारे में। मंडी भाव के तहत आज चलते हैं पटना के अंटा घाट और जानते हैं विभिन्न सब्जियों के भाव। ब्रोकली 10 रुपये प्रति पीस, हरी मटर 30 रुपये प्रति किलोग्राम, कद्दू 20 रुपये प्रति किलोग्राम, छीमी है 30 रुपये किलो और लहसुन है 40 रुपये किलो, नेनुआ है 40 रुपये किलो, कदुआ है 20 रुपये किलो। और आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार
कल अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दर्शकों, अभी अभी आपने खेती की नई तकनीक, मंडी भाव और मौसम की जानकारी ली और आइए अब आपको अपने अगले भाग की ओर लिए चलते हैं, जहां हमारे कृषि विशेषज्ञों द्वारा आप खेती से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अरे मुखिया जी प्रणाम। प्रणाम बटेसर काका, का हाल चल बा? हाल चाल तो एकदम चकाचक बा मुखिया जी। ई तो रउआ के देखिए के बुझाता कि कहीं एकदम जाए के तैयारी में बानी रउआ। हाँ मुखिया जी, तनी ससुराल जातनी मुखिया जी। हैं? हाँ। ससुराल हे जाड़ा में? अरे का कहीं मुखिया जी, अब साला के फोन आ गए रहे नु, यही से जातनी। अब बोलल बतियावल हंसी मजाक केकरा न निमन लागेला मुखिया जी। अरे भाई ठीक है, लेकिन अकेले आ काकी? हई ले मुखिया जी, अरे काकी कोनो पास हई कि बिना उनका देखौले हमरा ससुराल में एंट्री ना मिली। मुखिया जी, हाँ ये झोला में है, ये सब सब्जी वाले जाता नहीं है। बटेसर काका, ये सब्जी आप ही के लिए हम लेके आ रहे हैं। हाँ। आज हम बगल के गांव में गए थे जी। वहाँ गए तो देखे कि वर्मी कंपोस्ट लोग बनाए हुए हैं, बेड बनाए हुए हैं लोग। हाँ। और खाद, जैविक खाद का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और उसी जैविक खाद से बना हुआ ये सब्जी है, समझे? और ये सब्जी इतनी अच्छी है कि इसका हमारे स्वास्थ्य पर कभी भी बुरा असर नहीं पड़ेगा। मुखिया जी, हम तो ये वर्मी कंपोस्ट और जैविक खाद के बारे में ढेर सुनले बानी, लेकिन अब हमनी के तो ऐसा किसान है मुखिया जी जे पारंपरिक विधि से खेती करीला। बटेसर काका, हम जानते हैं कि आप पारंपरिक तरीके से खेती तो करते ही हैं और अनाधुंध जो है कीटनाशी दवा का प्रयोग करते हैं, रासायनिक खाद का भी प्रयोग करते हैं। अब तो लाचारी नुबा मुखिया जी। नहीं बटेसर काका, इसके इस्तेमाल से जानते हैं कितना इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। क्या है मुखिया जी? हमारी मिट्टी की स्वास्थ्य भी खराब होती है, हमारा जो पानी का जो स्तर है वो भी नीचे चला जाता है, प्रदूषण, पर्यावरण भी दूषित होता है। माने कि पर्यावरण पर भी असर पड़ेगा। एकदम बटेसर काका, उसके साथ साथ जो उसमें सब्जी फल जो उगते हैं वो हम खाते हैं तो हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। अरे राम, ये तो बड़ा एकरा से नुकसान बा मुखिया जी। इसीलिए तो हम सब्जी लाए हैं, आपको टेस्ट करवाएंगे, आप जानिए कि वर्मी कंपोस्ट हम लोग कैसे तैयार करेंगे और जैविक विधि से खेती अब हमारे गांव में भी होगा। ये तो बड़ा निमन बात रुआ बताओ मुखिया जी। लेकिन अब ये बताइए मुखिया जी कि अब जैविक खाद और वर्मी कंपोस्ट के बारे में इतना तो हम जानी ला ना। बटेसर काका, अरे इसमें क्या है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तब वो काम करत नहीं, ससुराल के प्रोग्राम कैंसिल। रुआ बताइए अब क्या करे के बा हमरा। अब ऐसा है कि चलिए हमारे साथ, आज वैज्ञानिक महोदय आई हुई है बगल के गांव में और वहां चल के हम आपको सारा जानकारी दिलवाते हैं और दिखा भी देते हैं कि कैसे वहां का बेड बनाइएगा, कैसे क्या क्या कीजिएगा और कैसे जैविक खाद वो तैयार होगा, सावधानी क्या क्या बरतिएगा, सारा जानकारी लीजिएगा तब ना बटेसर काका। मुखिया जी चली ना, तब नेक काम खातिर इतना देर कैला के कौन जरूरत बा। काकी गुस्साइया ना। अरे छोड़ी मुखिया जी, इतना उनका खिसीला के हमरा फिक्र नहीं करे के। चली चल जाओ। चली। नमस्कार मैम। प्रणाम मैडम। सबसे पहले हम रउआ के वैज्ञानिक महोदय के परिचय करा दें। ये डॉक्टर शिवानी है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद फुलवारी में है ना, वहीं पे वैज्ञानिक है। ये हमारे बटेसर काका हैं, काफ़ी जागरूक किसान हैं। ये तो ऐसे तो खेती बाड़ी करते ही हैं पारंपरिक तरीके से, लेकिन आज ऐसा हुआ कि हम बगल के गांव में गए तो वहाँ देखे कि एक बड़ा बड़ा सा बेड बना है और लोग उसमें से खाद लेके और इस्तेमाल कर रहे हैं। काफ़ी जागरूकता हुई कि हम भी जाने, तो बटेसर काका को भी बताए आके, तो बटेसर काका को भी उत्सुकता हुई। हम बोले भाई चलिए, इसमें हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैडम हम जात रही अपन ससुराल, मुखिया जी बताओनी वर्मी कंपोस्ट के बारे में, तो हम कहने कि ससुराल के प्रोग्राम कैंसिल
अभी हमरा के विस्तार से जानकारी दिलवा दी। तो सबसे पहले ये जानल जाओ कि वर्मी कंपोस्ट होला। हाँ हाँ, वर्मी कंपोस्ट जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक वर्मी कंपोस्ट यानी कि जैविक खाद है। इसको केचुए की खाद भी कहते हैं और ये कृत्रिम विधि से बनाया जाता है। बेकार कार्बनिक पदार्थ से जो जैविक खाद हम लोग बनाते हैं केचुए की सहायता से, उसे ही हम वर्मी कंपोस्ट या केचुए की खाद कहते हैं। और इस खाद को बनाने के लिए सबसे मुख्य भूमिका जो निभाती है वो केचुओं की भूमिका होती है। और आप तो जानते ही हैं कि केचुआ जो है वो ज़मीन का जीव है, ज़मीन पे रहता है और ये जितने भी सड़े गले पदार्थ होते हैं, जितने भी जीवांश होते हैं उसको खाता है और खाने के बाद ये सारे सड़े गले पदार्थ जो है उसकी पाचन नलिका से होते हुए वो गुजरते और फिर जब वो निकालता है इसको तो मिट्टी के साथ साथ ये सारे कंपोस्ट की तरह बाहर निकल जाते हैं और इसे ही हम लोग केचुआ खाद कहते हैं। बटेसर काका जी मुखिया जी। मैडम एगो समय हो चलल बा सूचनात्मक अंतराल के, फिर हमनी के बात होई। किसान भाई कहीं जाइब मत, जानकारी अभी और भी बाकी बा, बस मिलता नहीं एक छोटा सा सूचनात्मक अंतराल के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। सूचनात्मक अंतराल के बाद फिर रउआ सभे के कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत बा। मुखिया जी, ई तो हम जान गए नहीं कि वर्मी कंपोस्ट का होखेला। हाँ, हाँ। लेकिन एगो और सवाल हम पूछे के चाहते हैं। अरे भाई, एगो, दूगो, तीनगो, जय गो मन करे पूछी। तो अगर यहाँ का बता दे कि वर्मी कंपोस्ट कैसे बनावल जाला, तो हमरा साथे साथे गांव के जितना किसान भाई लोग बा उनका आज ये हमारे कार्यक्रम के जो किसान भाई लोग देखता वो लोग के भी बड़ा फायदा हो जाए। एकदम एकदम। तो हमनी के जानल जाओ कि आखिर वर्मी कंपोस्ट कैसे बनावल जाए। वर्मी कंपोस्ट बनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बस ज़रूरत है कि थोड़ी सी सावधानी बरती जाए और थोड़ा सा आपको उसमें ध्यान रखना होगा कि आप किस प्रकार के केचुए का उपयोग कर रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट के लिए मुख्यतः 2 प्रकार की प्रजातियां हैं केचुए की, जो कि उसमें हम लोग उपयोग में लाते हैं। एक तो है आइसिना फेटिडा और दूसरी प्रजाति है यूड्रिलस यूजिनी। ये दोनों प्रजातियां जो है ये वर्मी कंपोस्ट में जो कचड़े हम डालते हैं उन कचड़ों को खाकर छोटे छोटे टुकड़ों में वो बांट देते हैं और उसके बाद उसको जब
अपनी पाचन नलिका से जब वो कचरे बाहर निकलते हैं तो उसमें म्यूकस भी उसमें आ जाता है और ये खाद का काम करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि हम एक पिट बनाएं और जो पिट बनाना है वो उसकी जितना आपके पास स्थान है उसके अनुसार उसकी लंबाई हो सकती है। ये मुख्यतः यह पिट 30 फीट लंबा होता है और 3.5 फीट चौड़ा और 2.5 फीट गहरा होता है। और इस पिट में नीचे में सबसे नीचे हम मिट्टी रखते हैं। दोमट मिट्टी यदि हो, जो कि थोड़ी नमी युक्त मिट्टी होती है, वो रखते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा बालू, छोटे छोटे बालू का कण थोड़ा सा उसमें डाल दिया जाता है। उसके ऊपर गोबर की खाद डालते, जो सड़ा हुआ गोबर होता है वो करीब 2-3 इंच सड़ा हुआ गोबर डालते हैं। और गोबर डालने के बाद जो कचरा होता है, वो कचरा जो कि 15-20 दिन पुराना होता है, सड़ा हुआ होता है, उस कचरे को डालते हैं। और डालने के बाद हम केचुआ डाल देते हैं। जो 2 प्रजातियां मैंने अभी बताई, उन प्रजातियों के केचुओं को लेते हैं और वो केचुए उसमें डाल देते हैं। उसके बाद फिर से हम उसमें कचरा डालते हैं और उसके बाद जो गोबर है वो डाल देते हैं। डालने के बाद इस तरह पुआल से या फिर सूखे पत्ते जो भी हैं आपके पास, उससे हम उस पूरे जो हमने डाला है, उसमें मटेरियल डाला है, उसको ढक दिया जाता है। और ये ज़रूरी है कि उसमें नमी बनी रहे और इसके लिए हम प्रतिदिन उसमें हल्का पानी का छिड़काव करते हैं। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पर सूरज की सीधी रोशनी ना पड़े। अच्छा देखिए, ये तो जानकारी हो गई जी मुखिया। अरे भाई, अब मैडम से ये जानल जाए कि ओकर उपयोगिता का बा। ये वर्मी कंपोस्ट जैसा कि जैविक खाद है, तो ये बहुत ही उपयोगी है। और इसमें क्या होता है कि इसमें छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, बहुत छोटे छोटे जीवाणु होते हैं जिसके हम लोग देख नहीं सकते हैं, और ये हमारे पौधों की बढ़वार को और बढ़ाते हैं। इसमें हार्मोन होता है जो पौधों को बढ़ाता है। इसमें नाइट्रोजन होता है, जो आप गोबर की खाद डालते हैं या दूसरे कोई भी खाद डालते हैं तो उसमें जितना नाइट्रोजन होता है उससे करीब 5 गुना ज़्यादा नाइट्रोजन इसमें होता है। समझ गए ना। और इसमें फास्फोरस होता है, पोटाश होता है, सल्फर होता है, कैल्शियम होता है, जस्ता होता है, मतलब बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, पोषक तत्व होते हैं जो कि पौधों के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। साथ ही साथ ये जब आप मिट्टी में डालिएगा इसे, तो चूँकि ये दानेदार होता है और बहुत ही भुरभुरा होता है, तो ये मिट्टी को भी दानेदार और भुरभुरा बना देता है। तो इससे मिट्टी में जो हवा जाती है, जो पानी जाता है, वो अच्छी तरह से पौधों को मिल जाता है। और जो पोषक तत्व होता है वो भी पौधे अच्छी तरह से ले लेते हैं। साथ ही साथ मिट्टी में जो जल धारण की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि आप थोड़े से पानी में आपको ज़्यादा उपज मिल सकती है। उपज की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होती है। अगर आप फल फूल या सब्जियां लगाते हैं, वो उसकी क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव कर जाती है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली उपज आपको प्राप्त होती है। और साथ ही साथ यदि उसमें आप बीज जमाव करना चाहते हैं तो बीज भी काफ़ी मात्रा में और काफ़ी जल्दी बीज का जमाव होता है यदि हम वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करते हैं। किसान भाई कहीं जाए मत, जानकारी अभी और भी बाकी बा, बस मिलतनी एक छोटा सा सूचनात्मक अंतराल के बाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं। असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना।
सूचनात्मक अंतराल के बाद फिर रउआ सभे के कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत बा। हाँ तो मैडम ये बता दी कि कैसे हमनी के समझब कि तैयार हो गई कंपोस्ट हमनी के खेत में डलाओ आ केचुआ जो रही ओकरा के कैसे निकालल जाए। बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखिए ये वर्मी कंपोस्ट जो है, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि ये दानेदार चाय पत्ती के समान होता है। केचुआ ऊपर से खाते खाते वो नीचे की ओर जाता है। तो जब ये वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है तो ये बिल्कुल चाय पत्ती की तरह काला काला आपको नजर आएगा, एकदम हल्का रहेगा। उठाने पे दानेदार होगा और कोई दुर्गंध नहीं होती है। सबसे बड़ी बात इसमें कि कोई दुर्गंध नहीं होती है। और आप उसमें केचुए भी है, केचुए को अलग करना है तो उसको जैसे मोटी वाली चलनी होती है उससे आप छान कर अलग कर सकते हैं। या एक विधि यह भी है कि गोबर का सड़ा हुआ खाद जो होता है वो लेके आप वर्मी कंपोस्ट बेड जो है उसके ऊपर रख दीजिए। तो जितने केचुए हैं वो सारे जो है उस गोबर में जाके बैठ जाएंगे, उसमें आ जाएंगे और उसके बाद गोबर हटा दीजिए तो ये आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। क्या क्या हम लोग सावधानी बरतेंगे? सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि यदि हमारे कोई किसान बंधु वर्मी कंपोस्ट बनाना चाहते हैं तो वो यदि प्रशिक्षण ले तो ये सबसे अच्छा होगा। प्रशिक्षण लेने के बाद वो बनाएंगे तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन यदि वो प्रशिक्षण नहीं लेते हैं और ख़ुद से शुरू कर देंगे तो ये भी हो सकता है कि देखभाल और रख रखाव की कमी में केचुए मर सकते हैं और जो वर्मी कंपोस्ट बनेगा वो उसकी गुणवत्ता भी काफ़ी कम हो सकती है। दूसरे सबसे मुख्य बात ये है कि जब वर्मी कंपोस्ट बनाया जाए, जहाँ पे वो आप गड्ढा खोद रहे हैं वहाँ पे सूर्य की सीधी किरण नहीं आनी चाहिए और ना ही पानी का ज़्यादा जमाव होना चाहिए। तीसरी जो मुख्य बात है और मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी बात शायद यही होगी कि जो हम वर्मी कंपोस्ट बनाते समय जो कचरे का उपयोग करते हैं उसमें प्लास्टिक, कीटनाशक, सर्फ, साबुन, लकड़ी या प्याज, लहसुन या फिर नींबू वर्गीय जितने भी फल हैं जैसे संतरा हुआ, नींबू हुआ, इनसे बने हुए उत्पाद या फिर बहुत मसालेदार कुछ है, घर का कुछ है या गर्म पदार्थ है, वो हम कभी भी अपने वर्मी कंपोस्ट वाले गड्ढे में ना डालें। बटेसर काका जी मुखिया जी, सारा जानकारी तब मिल गई? हाँ, एकदम जानकारी ले लेंगे। पूरा जानकारी मिल गई, संतुष्ट हो गई नहीं रहुआ? एकदम बहुत निमन जानकारी मिलल मुखिया। जानकारी तो हो गई लेकिन मैडम के इतना अच्छा जानकारी देला खातिर धन्यवाद भी तो देवे के होई। अरे बहुत बड़का काम कर देनी है मैडम हमने के। हाँ तो इतनी अच्छी जानकारी दी आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।